जरा कल्पना कीजिए, दो वैज्ञानिक एक माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की एक ही बूंद को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। काफी आम सी स्थिति लगती है। हाँ, और दोनों के पास बिल्कुल समान उपकरण है, एकदम एक जैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन जब वे अपनी रिपोर्ट लिखते हैं तो दोनों के निष्कर्ष पूरी तरह से अलग होते हैं। एक शायद कहे कि पानी पीने योग्य है और दूसरा कहे कि ये खतरनाक है। बिल्कुल। और ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तथ्य तो तथ्य होते हैं, है ना? लेकिन असल में ज्ञान की दुनिया इतनी सरल नहीं है। सही कहा आपने। जानकारी खोजना और समस्याओं का समाधान ढूंढना ये केवल कुछ तथ्य जमा करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा विषय है। जी, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम अनुसंधान अभिक्षमता या जिसे रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, उसके मूल सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल किसी परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री नहीं है। ये असल में ये समझने का एक शानदार तरीका है कि इंसान नई जानकारी कैसे खोजता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब जब हम अनुसंधान शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सफेद कोट पहने लोगों की तस्वीर आती है। हाँ, वो लैब वाली टिपिकल इमेज। लेकिन बुनियादी स्तर पर रैंडमैन और मौरी नाम के विचारकों ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि अनुसंधान केवल नए ज्ञान को प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है, बस इतना ही। ये तो काफी सीधा सा है। लेकिन मैंने क्लिफर्ड वुडी के बारे में भी पढ़ा था। उनके विचारों से तो तस्वीर थोड़ी और विस्तृत हो जाती है ना? जी, वुडी का मानना था कि ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें पहले एक समस्या को परिभाषित किया जाता है। फिर एक अनुमान या जिसे परिकल्पना कहते हैं वो बनाई जाती है। बिल्कुल। फिर बहुत सावधानी से डेटा एकत्रित किया जाता है और अंत में एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। और यही वो बात है जो किसी भी जिज्ञासु इंसान को समझनी चाहिए, चाहे कोई अकादमिक क्षेत्र में हो या सिर्फ दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का शौकीन हो। एकदम सही। अनुसंधान की व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और तार्किक प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये असल में इस बात का ब्लूप्रिंट है कि हमारी जिज्ञासा को एक सही दिशा कैसे दी जाती है। ओह, और यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है। जब कोई शोधकर्ता किसी विषय पर काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसे ये तय करना होता है कि वो दुनिया की वास्तविकता को किस नजरिए से देखता है। हाँ, मेरे सामने जो नोट्स हैं उनमें इसके दो बड़े दार्शनिक दृष्टिकोण बताए गए हैं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। यहीं से असल खेल शुरू होता है। अनुसंधान का पूरा आधार इसी बात पर टिका है कि हम सत्य को कैसे परिभाषित करते हैं। प्रत्यक्षवाद, जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं, उसके जनक 19वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे थे। अच्छा, तो उनका नजरिया क्या था? कॉम्टे का विचार बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि वास्तविकता पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, मतलब एकदम ऑब्जेक्टिव है। जो कुछ भी है वो ठोस है, उसे देखा जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे मापा जा सकता है ना? बिल्कुल। ये दृष्टिकोण विज्ञान, गणित और मात्रात्मक डेटा पर बहुत जोर देता है। प्रत्यक्षवाद का मानना है कि ज्ञान केवल अवलोकन और प्रयोग से आता है और शोधकर्ता इसमें पूरी तरह से एक मशीन की तरह तटस्थ रहता है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं इसे अपनी भाषा में समझूं तो प्रत्यक्षवाद एक इंच टेप या मेजरिंग टेप की तरह है। इंच टेप, ये दिलचस्प है। कैसे? मतलब एक इंच टेप इस बात की परवाह नहीं करता कि जो कपड़ा मापा जा रहा है वो किस रंग का है, या उसे किसने बुना है, या उसे छूने पर कैसा महसूस होता है। सही बात है। वो बस सटीक लंबाई बता देता है। 40 इंच मतलब 40 इंच। इसमें कोई भावना नहीं है, बस निरपेक्ष सत्य है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। आज की इस जटिल और मानवीय भावनाओं से भरी दुनिया में क्या ऑगस्ट कॉम्टे का ये सख्त प्रत्यक्षवाद वाकई काम कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या इंसान कभी भी पूरी तरह से मशीन की तरह तटस्थ हो सकता है? यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और वास्तव में इसी सवाल के जवाब में उत्तर प्रत्यक्षवाद या पोस्ट पॉजिटिविज्म का जन्म हुआ। ओहो, तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया। जी, विचारकों ने महसूस किया कि इंसानी दुनिया किसी भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की तरह काम नहीं करती। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि वास्तविकता तो मौजूद है,
लेकिन इंसान अपनी सीमाओं के कारण उसे कभी 100% सही तरीके से नहीं समझ सकता। सीमाओं से आपका मतलब हमारे पूर्व अनुभव, हमारी संस्कृति है ना? बिल्कुल। हमारे सोचने के तरीके के कारण हम उस वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकते। सत्य केवल संभावित है, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं। अच्छा, यानी अगर प्रत्यक्षवाद इंच टेप है तो उत्तर प्रत्यक्षवाद किसी फिल्म के रिव्यू या समीक्षा की तरह है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी तुलना है। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब एक समीक्षक फिल्म की लंबाई या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे ठोस आंकड़े तो देखता ही है, लेकिन साथ ही फिल्म देखकर उसे कैसा महसूस हुआ ये भी उसके रिव्यू में शामिल होता है। नापतोल के साथ साथ समीक्षक का अपना नजरिया भी वहां मौजूद रहता है। यह एक बेहतरीन तुलना है। उत्तर प्रत्यक्षवादी स्वीकार करता है कि शोधकर्ता का थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह या बायस शामिल होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद केवल संख्याओं या मात्रात्मक डेटा पर निर्भर नहीं रहता। यह गुणात्मक यानी भावनाओं और अनुभवों और मात्रात्मक यानी संख्याओं दोनों विधियों के मिश्रण पर जोर देता है, जिसे मिक्स्ड मेथड्स कहा जाता है ना? जी। प्रत्यक्षवाद जहां मानवीय पूर्वाग्रह को पूरी तरह खत्म करने का दावा करता है, वहीं उत्तर प्रत्यक्षवाद इसे स्वीकार करता है और इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। तो ये दर्शन तो मुझे समझ आ गया। हमने वास्तविकता को देखने का नजरिया तय कर लिया। अब हमें ये तय करना होगा कि हमारे शोध का उद्देश्य क्या है। सही कहा। और उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं, जैसे बेसिक या मौलिक अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो बेसिक और व्यावहारिक में क्या मुख्य अंतर है? अगर हम इसे बुनियादी स्तर पर देखें तो बेसिक या मौलिक अनुसंधान वो है जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मकसद किसी नई थियोरी को विकसित करना होता है। मतलब बस ये समझना कि दुनिया कैसे काम करती है। बिल्कुल। और दूसरी ओर व्यावहारिक या अप्लाइड रिसर्च वो है जो वास्तविक जीवन की किसी मौजूदा समस्या को सुलझाने के लिए किया जाता है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जी बताइए। क्यों बर्बाद किए जाएं? दुनिया में पहले से ही इतनी बीमारियां और गरीबी है जिन्हें तुरंत सुलझाने की जरूरत है। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है और ये बहुत स्वाभाविक भी है। तो फिर सिर्फ किताबों में ज्ञान बढ़ाने वाले बेसिक रिसर्च की क्या जरूरत है? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि बेसिक रिसर्च के बिना अप्लाइड रिसर्च का कोई वजूद ही नहीं है। बेसिक रिसर्च वो गहरी नींव है जिस पर भविष्य के सभी व्यावहारिक समाधानों की इमारत खड़ी होती है। क्या इसका कोई उदाहरण है? इसका एक क्लासिक उदाहरण क्वांटम मैकेनिक्स है। जब 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और उप परमाणुओं के व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया, तो वे सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं था। बिल्कुल नहीं। लोगों का लगता था कि ये सिर्फ गणितीय पहेलियां हैं। लेकिन आज उसी विशुद्ध बेसिक रिसर्च के ज्ञान के आधार पर हमारे पास स्मार्टफोन के ट्रांजिस्टर, लेजर तकनीक और अस्पतालों में MRI मशीनें हैं। अरे वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब बेसिक रिसर्च बीज बोने जैसा है जिसका फल शायद दशकों बाद किसी व्यवहारिक समस्या को सुलझाने के काम आए। एकदम सही। और फिर एक तीसरा प्रकार भी है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। ये क्या होता है? एक्शन रिसर्च बहुत ही जमीनी और स्थानीय स्तर का होता है। ये अक्सर किसी बड़े सिद्धांत को खोजने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की तत्काल समस्या को सुलझाने के लिए होता है। जैसे किसी स्कूल या ऑफिस की कोई समस्या। हाँ, मान लीजिए किसी स्कूल में एक शिक्षक देखता है कि बच्चे गणित की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह शिक्षक एक चक्रीय प्रक्रिया अपनाता है। पहले वो एक योजना बनाता है कि शायद खेल खेल में पढ़ाने से बात बनेगी। अच्छा, इसे हम योजना या प्लान कहेंगे। जी। फिर वो उसे क्लास में लागू करता है, जिसे क्रिया या एक्शन कहते हैं। फिर वो देखता है कि बच्चों पर क्या असर हुआ, जो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन है। और अंत में वो सोचता होगा कि क्या ये तरीका सफल रहा। बिल्कुल, जिसे चिंतन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये चक्र तब तक चलता है जब तक समस्या हल ना हो जाए। योजना, क्रिया, अवलोकन और चिंतन। ये तो असल जिंदगी की किसी भी समस्या पर लागू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब जब उद्देश्य तय हो गया तो हमें तरीका यानी विधि चुननी होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के बारे में तो हमने बात कर ली। एक संख्याओं का खेल है, दूसरा अनुभवों का। जी। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प तरीका है प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
इसमें चर या वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं ये जांचना चाहती हूँ कि क्या पढ़ते समय संगीत सुनने से छात्रों की याददाश्त बेहतर होती है। इसमें चर कैसे काम करेंगे? बहुत ही शानदार उदाहरण है। प्रायोगिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ही कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को साबित करना होता है। आपके उदाहरण में हम ये देखना चाहते हैं कि संगीत का याददाश्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें स्वतंत्र और आश्रित चर कौन से होंगे? यहाँ स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसे शोधकर्ता बदल सकता है, यानी संगीत। आप तय कर सकती हैं कि कुछ छात्रों को संगीत सुनाना है और कुछ को नहीं। दूसरा है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वो प्रभाव है जिसे हम मापना चाहते हैं, यानी छात्रों के टेस्ट के नंबर या उनकी याददाश्त। बिल्कुल सही। मतलब स्वतंत्र चर कारण है जो कि संगीत है और आश्रित चर उसका प्रभाव है यानी याददाश्त। एकदम सही समझे आप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बाहरी चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी होते हैं जो नतीजे को खराब कर सकते हैं। बाहरी चर? वो कैसे? आपके प्रयोग में हो सकता है कि किसी छात्र ने रात में अच्छी नींद न ली हो या कमरे का तापमान बहुत गर्म हो। नींद और तापमान यहाँ बाहरी चर हैं। ओ, समझ गई। अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि टेस्ट में अच्छे नंबर संगीत की वजह से आए हैं या अच्छी नींद की वजह से। बिल्कुल। और इसीलिए प्रायोगिक शोध एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। इसके अलावा वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है जो ये बताती है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, जैसे कोई जनगणना या सर्वे। जी, और ऐतिहासिक रिसर्च भी होती है जो अतीत में क्या हुआ इसका अध्ययन करती है। हाँ, और ऐतिहासिक रिसर्च में हमेशा प्राथमिक स्रोत जैसे पुरानी डायरियां और द्वितीयक स्रोत जैसे इतिहास की किताबें इस्तेमाल होती हैं। सही कहा। अब जब हमने दर्शन समझ लिया, उद्देश्य तय कर लिया और विधि चुन ली, तो बारी आती है जमीन पर उतरकर काम करने की। इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आमतौर पर 8 कदम होते हैं। चलिए इन 8 कदमों को अपने उसी संगीत और याददाश्त वाले उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है। पहला कदम है समस्या की पहचान। हमारे मामले में समस्या ये है, क्या संगीत छात्रों के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। और दूसरा कदम है साहित्य की समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू। इसमें शोधकर्ता यह पढ़ता है कि दुनिया भर में पहले किन लोगों ने संगीत और पढ़ाई पर क्या शोध किया है, ताकि हम पहिए का दोबारा आविष्कार न करें। जो काम हो चुका है उसे दोबारा क्यों करना। बिल्कुल। तीसरा कदम है परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाना। परिकल्पना बेसिकली हमारा अनुमान होता है। लेकिन मुझे पता चला है कि इसमें एक शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस होती है और एक वैकल्पिक परिकल्पना या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। जी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, शून्य परिकल्पना वो पार्टी ऊपर है जो कहती है कि संगीत का याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ता, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। हाँ, पार्टी ऊपर। और वैकल्पिक परिकल्पना वो है जो मैं असल में साबित करना चाहती हूँ कि हाँ, संगीत सुनने से याददाश्त बेहतर होती है। आपने इसे बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया है। शोधकर्ता हमेशा शून्य परिकल्पना को गलत साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो सांख्यिकी के माध्यम से ये साबित कर दे कि कोई संबंध नहीं है वाली बात गलत है, तो वैकल्पिक परिकल्पना अपने आप सही मान ली जाती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसके बाद चौथा कदम आता है रिसर्च डिजाइन तैयार करना, यानी प्रयोग कैसे होगा, कितने छात्र होंगे आदि। पांचवा कदम है डेटा एकत्र करना, यानी असल में छात्रों को संगीत सुनाकर उनका टेस्ट लेना। लेकिन एक सेकंड, जब हम इस 5वें कदम पर होते हैं, डेटा एकत्र करना, तो यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। कैसी चुनौती? दुनिया के सारे छात्रों का टेस्ट लेना तो असंभव है। यहीं पर सैम्पलिंग की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर इसे फिर से किसी एनालॉजी से समझें तो सैम्पलिंग किसी बड़ी दावत में रखे सूप के बड़े बर्तन में से एक चम्मच सूप चखने जैसा है। अरे वाह! ये जानने के लिए कि पूरे बर्तन में नमक ठीक है या नहीं, पूरा सूप पीने की जरूरत नहीं होती, बस एक चम्मच काफी है। ये सूप वाली बात सैम्पलिंग के मूल विचार को बहुत अच्छे से दर्शाती है। पूरी आबादी में से एक छोटे समूह का चयन करना ही सैम्पलिंग है। लेकिन इसमें भी प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार? एक होती है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां आबादी के हर व्यक्ति के चुने जाने का समान अवसर होता है। इसका एक प्रकार है रैंडम सैम्पलिंग, जहां बस आंख बंद करके कुछ लोगों को चुन लिया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर मेरे सूप में सब्जियां और नूडल्स दोनों हैं
और मैंने आंख बंद करके चम्मच डाला तो हो सकता है मेरे चम्मच में सिर्फ पानी आए, कोई सब्जी ना आए। और इसीलिए प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग का एक और प्रकार होता है जिसे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। इसमें आप पहले आबादी को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे सूप में गाजर, मटर और नूडल्स। फिर क्या करते हैं? फिर आप हर हिस्से से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं ताकि आपके चम्मच में गाजर का एक टुकड़ा, एक मटर और थोड़ा नूडल आए। इससे आपका सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करता है। ये तो बहुत ही तार्किक है। दूसरी तरफ होती है गैर प्रायिकता या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सबको समान मौका नहीं मिलता, जैसे सुविधा के अनुसार सैंपलिंग, जहां शोधकर्ता बस उन लोगों से डेटा ले लेता है जो आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें एक स्नोबॉल सैंपलिंग भी होती है ना, बर्फ के गोले की तरह जो ढलान से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। जी बिल्कुल, इसमें एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी से मिलवाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक तार्किक खामी नजर आ रही है। मान लीजिए मैं किसी खास राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति से बात कर रही हूँ और वो मुझे अपने ही दोस्तों के पास भेजता है। तो क्या होगा? तो ऐसे में तो मेरे पास सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। इसमें तो पूर्वाग्रह या बायस का बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत गहरी पकड़ है। स्नोबॉल सैंपलिंग में ये जोखिम हमेशा रहता है कि आपका सैंपल एक ही तरह के इको चेंबर में फंस जाए। तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये विधि शौक से इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि ये मजबूरी का टूल है। शोधकर्ता इसका उपयोग तब करते हैं जब उनकी लक्षित आबादी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई दुर्लभ बीमारी के मरीज, हाँ, या किसी गुप्त समूह के सदस्य। पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए समझदार शोधकर्ता अपना स्नोबॉल किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि कई अलग अलग और विपरीत पृष्ठभूमि वाले शुरुआती बिंदुओं से शुरू करते हैं। कमाल है। तो डेटा इकट्ठा हो गया, इसके बाद छठा कदम है डेटा विश्लेषण, सातवां है व्याख्या और आठवां है रिपोर्ट लिखना। अब हमारा सूप तैयार है। बिल्कुल तैयार है। लेकिन जब इस सूप को दुनिया के सामने परोसने की बारी आती है तो ईमानदारी, नैतिकता और सही उपकरणों का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में अनुसंधान में आईसीटी ने पूरी तस्वीर बदल दी है। सच में, पहले जहां लोग सालों तक लाइब्रेरी में धूल भांकते थे और महीनों तक कैलकुलेटर पर हिसाब लगाते थे, आज गूगल स्कॉलर पर दुनिया भर का साहित्य एक क्लिक पर है। और डेटा विश्लेषण के लिए भी तो सॉफ्टवेयर है ना? जी, डेटा विश्लेषण के लिए SPSS जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो लाखों का डेटा सेकंडों में प्रोसेस कर देते हैं। तकनीक ने शोध की गति को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया है। और मुझे लगता है संदर्भ प्रबंधन के लिए मेंडले और ज़ोटेरो जैसे टूल्स भी सारा सिरदर्द खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण, साहित्यिक चोरी पकड़ने के लिए टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। संदर्भ प्रबंधन से मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात याद आई। जब भी कोई शोध रिपोर्ट लिखी जाती है तो मूल लेखकों को श्रेय देना होता है, जिसे रेफरेंसिंग कहते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। इसके अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे APA, MLA और शिकागो। मुझे हमेशा ये बात अजीब लगती थी कि इतने सारे स्टाइल क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या ये अलग अलग पेशों के ड्रेस कोड जैसा है? ड्रेस कोड, ये कैसे? जैसे एक डॉक्टर अस्पताल में एप्रन पहनता है क्योंकि उसे दाग धब्बों से बचना है, वो कार्यात्मक है। एक वकील अदालत में काला कोट पहनता है जो उसकी गंभीरता को दर्शाता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। हर रेफरेंसिंग स्टाइल उस विशेष विषय की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान में APA स्टाइल का उपयोग होता है। उसमें क्या खास है? विज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शोध कितना नया है, इसलिए APA स्टाइल में लेखक के नाम के तुरंत बाद प्रकाशन का वर्ष लिखा जाता है। दूसरी ओर साहित्य और मानविकी में MLA स्टाइल का उपयोग होता है। साहित्य में तो वर्ष इतना मायने नहीं रखता होगा। सही कहा। साहित्य में यह मायने नहीं रखता कि शेक्सपियर ने नाटक किस साल लिखा, बल्कि ये मायने रखता है कि आप नाटक के किस पन्ने की बात कर रहे हैं। इसलिए MLA में पृष्ठ संख्या पर जोर दिया जाता है। और इतिहास में शिकागो स्टाइल चलता है, जो फुटनोट्स के जरिए काम करता है, क्योंकि इतिहासकारों को अक्सर एक ही बात के लिए कई पुराने दस्तावेजों का संदर्भ देना होता है। ये श्रेय देना सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है, बल्कि अनुसंधान नैतिकता या रिसर्च एथिक्स का सबसे बड़ा नियम है। एकदम सही। नैतिकता का मतलब है कि आप प्रतिभागियों का डेटा गुप्त रखें, उनकी सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें। और सबसे बड़ी बात, साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म से बचें। किसी और का काम चुराकर अपना नाम लगा देना प्रत्यक्ष चोरी है। लेकिन एक प्रकार है जो मुझे बहुत परेशान करता है। कौन सा प्रकार?
स्व साहित्यिक चोरी यानी सेल्फ प्लेजरिज्म, मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है। कोई खुद के ही काम की चोरी कैसे कर सकता है? हाँ, ये बात बहुत लोगों को परेशान करती है। मतलब मैंने ही एक लेख लिखा, उसमें मेरी ही मेहनत लगी है, तो अगर मैं उसी जानकारी को अपनी दूसरी रिसर्च पेपर में दोबारा इस्तेमाल कर लूं, तो मैं ही चोर कैसे कहलाऊंगी? ये पहली बार सुनने में वाकई अजीब और हास्यास्पद लगता है, लेकिन अकादमिक दुनिया के काम करने का एक अलग तरीका है। कैसा तरीका? जब कोई शोध पत्रिका आपका पेपर छापती है, तो वो मानकर चलती है कि ये मानव जाति के ज्ञान के भंडार में एक नया और अद्वितीय योगदान है। जब आप अपने ही पुराने प्रकाशित काम को बिना बताए नए शोध के रूप में पेश करते हैं, तो आप धोखा कर रहे होते हैं। पाठकों के साथ? पाठकों और वैज्ञानिक समुदाय दोनों के साथ। आप दिखावा कर रहे हैं कि आपने कुछ नया खोजा है, जबकि आप सिर्फ पुरानी जानकारी को दोबारा बेच रहे हैं। आप एक ही काम के लिए 2 बार क्रेडिट ले रहे हैं। ओहो, मतलब ये ज्ञान के विस्तार का भ्रम पैदा करना है, जबकि असल में कोई नया ज्ञान पैदा नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर मुझे अपना ही पुराना काम इस्तेमाल करना है, तो मुझे उसे उसी तरह साइट करना होगा जैसे मैं किसी अजनबी के काम को करती। बिल्कुल सही। विज्ञान में पारदर्शिता ही सब कुछ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि अनुसंधान केवल लैब में टेस्ट ट्यूब हिलाने का नाम नहीं है। जी। ये वास्तविकता को देखने के एक दार्शनिक नजरिए से शुरू होता है। जी, प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद। फिर हम तय करते हैं कि हमें बुनियादी ज्ञान चाहिए या किसी समस्या का समाधान। हम परिकल्पना बनाते हैं, सावधानी से आबादी का एक सैंपल चुनते हैं और बाहरी चरों को नियंत्रित करते हुए प्रयोग करते हैं। और अंत में नैतिकता के कड़े नियमों का पालन करते हुए तकनीक की मदद से उसे दुनिया के सामने पेश करते हैं। ओह, बिल्कुल। अगर हम इसे बहुत ही व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो हम पाएंगे कि ज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आज आप जो शोध कर रहे हैं, वो आने वाले कल का साहित्य बन जाएगा। और फिर भविष्य में कोई नया शोधकर्ता उसी साहित्य की समीक्षा करेगा। बिल्कुल, वो उसमें कोई कमी ढूंढेगा, एक नई परिकल्पना बनाएगा और ज्ञान के इस चक्र को आगे बढ़ाएगा। यह एक निरंतर विकसित होने वाली श्रृंखला है। ये चक्र वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार कौन रहा है जो थोड़ा डरावना भी है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है? हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि इंसानी पूर्वाग्रह या ह्यूमन बायस से पूरी तरह बचना असंभव है। इंसान कभी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जी, ये तो सच है। लेकिन जरा आज की स्थिति देखिए। हम इस पूर्वाग्रह से बचने के लिए हर चीज तकनीक पर छोड़ रहे हैं। डेटा इकट्ठा करने के लिए सॉफ्टवेयर है, विश्लेषण के लिए SPSS है, साहित्य ढूंढने के लिए एल्गोरिदम है, यहाँ तक कि चोरी पकड़ने के लिए टर्निटिन है। सब कुछ मशीनें कर रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य का अनुसंधान वाकई मानवीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। या हम सिर्फ इंसानी पूर्वाग्रहों को हटाकर उनकी जगह मशीनी एल्गोरिदम के ठंडे अदृश्य पूर्वाग्रहों को स्थापित कर रहे हैं? और अगर मशीनें ही तय करेंगी कि क्या सही है और क्या गलत, तो इंसान की वो जिज्ञासा कहाँ जाएगी जिससे अनुसंधान की शुरुआत हुई थी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका सामना आने वाली पीढ़ी के हर शोधकर्ता को करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बिल्कुल। और इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज की इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प यात्रा को समझने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचने के लिए बहुत कुछ है और खोजने के लिए और भी बहुत कुछ।